Good morning, everyone. Welcome to Eduverse Infinity. Today is 16th of June 2026, and let's see what are the important news or articles which we have to discuss today. All right. As we already know here, हम यहाँ पर सिर्फ एक न्यूज़पेपर नहीं, मल्टीपल न्यूज़पेपर लाइक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी हम इसे पूरा कवर अप करते हैं. सो मेक श्योर कीजिएगा आप वीडियो को एंड तक देखें सो दैट आपकी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और जितने भी आर्टिकल्स हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पर पूरा स्टैटिक से लिंक करते हैं. सो वो सारी चीज़ें आपकी कवर अप हो. पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर कीजिएगा आगे बढ़ने से पहले आपने यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब किया हुआ है यहाँ पर, राइट, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. अगर आपको जितने भी हमारे न्यूज़पेपर है उनका ओरिजिनल आपको पीडीएफ चाहिए, चाहे वो द हिंदू हो, मैगजीन, कोई सी भी मैगजीन है, यहाँ पर किसी की मैगजीन की बात करते हैं, आपका इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, पीआईबी, मिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, किसी भी तरीके के न्यूज़पेपर की अगर रिक्वायरमेंट है और अगर आपको स्पेशल स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है सो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं इस आईडी में और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. सो ऑल द लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल. सो मेक श्योर कीजिएगा आपने सारी चीज़ों को ज्वाइन किया है सो दैट आप यहाँ पर अपडेटेड रहें. चलिए आज हम डिस्कस करते हैं क्या क्या हमारे पास है. सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी तेजी से अभी बढ़ रहा है, बट स्टिल हमें देखने को क्या मिल रहा है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो यहाँ पर वाइडन हो रहा है, क्योंकि जितना हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं इम्पोर्ट भी उससे डबल होता जा रहा है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हियर यूएस ईरान रीच एग्रीमेंट एंड्स वॉर. यहाँ पर यूएस और ईरान का एग्रीमेंट हुआ है जिसमें हमने वॉर को एंड किया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर ओपन किया गया है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हियर इंडियन स्लोवाकिया extended bilateral ties here. Then we will see the editorials here. We will talk resistance and renewable and India and France. ऑल राइट, चलिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम स्टैटिक से इकोनॉमी का ये हमारा आर्टिकल है. फाइन. सो इंडियाज गुड एक्सपोर्ट हेड रिकॉर्ड हाई ऑफ 45.2 बिलियन इन मे ट्रेड डेफिसिट बाइडन. दो इंडिया का जो यहाँ पर हम क्या देखने को मिल रहा है, एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है ना, बहुत ही तेजी से जंप कर रहा है, लेकिन हमें अभी भी देखने को क्या मिल रहा है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है. सबसे पहले आपको ये समझना होगा ट्रेड डेफिसिट होता क्या है. ट्रेड डेफिसिट का यहाँ पर मीनिंग होता है कि जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है और इम्पोर्ट हमारा कम होता है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है दैट इज नोन एज ट्रेड डेफिसिट. ठीक है, एक्सपोर्ट आपका बहुत ही ज्यादा हो रहा है, इम्पोर्ट हमारा कम हो रहा है, दिस इज नोन एज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज नोन एज ट्रेड डेफिसिट हियर. सो अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखते हैं तो लास्ट ईयर हमारा एक्सपोर्ट था 38.3 बिलियन डॉलर, बट करेंट ईयर अगर हम मई की बात करते हैं इट वाज 45.2 बिलियन डॉलर. ये हमारा एक्सपोर्ट डाटा है, ठीक है, ये हमारा एक्सपोर्ट डेटा है. बट उसके साथ साथ आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा होगा कि हमारा जो इम्पोर्ट है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है. अब ट्रेड डेफिसिट के साथ हमारा एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मेड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री. ठीक है, हम इंडिया में रहते हैं, हमारे जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं विद इन इंडिया और इंटरनेशनल जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उन सब का जो रिकॉर्ड होता है दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट हियर. ओके, अब इसको मेजर करने के लिए इसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट फैक्टर्स हैं आपके, वो दो चीजें हैं. पहला होता है हमारा करेंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट. ये दो हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट हियर, जहां से हम क्या करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेजर करते हैं. अब करेंट अकाउंट क्या होता है, करेंट अकाउंट अगर आप ये देखिए ये सबसे बेस्ट है. यहाँ पर करेंट अकाउंट में आपका मर्चेंडाइज जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, इनविजिबल्स यहाँ पर अकाउंट हो जाए जिसमें हम सर्विसेज की बात करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं, टेलीकॉम सर्विसेज, फैक्टर इनकम में जो हमारा एम्प्लॉय कंपनसेशन होता है, इन्वेस्टमेंट इनकम, जो प्रॉफिट इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें. तो ये आता है आपका किसमें, करेंट अकाउंट में, है ना. सो इनविजिबल्स में आपके क्या क्या इंक्लूडेड है, सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, IT, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर, गिफ्ट्स जो हम देते हैं, ग्रांट्स, रेमिटेंसेस जो हमारे पास आते हैं, एंड फैक्टर इनकम सच एज इनकम अर्न फ्रॉम द इन्वेस्टर्स. मतलब यहाँ पर इंडिया में जो भी इन्वेस्टर्स हैं या फिर इंडिया के बाहर जो भी इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया के इन्वेस्टर, बाहर से जो भी इन्वेस्टर, कितना यहाँ पर उन्होंने इनकम प्रॉफिट जनरेट किया है वो आपका किस में आ जाता है, इनविजिबल्स में.
ओके नाउ अगर हम बात करते हैं किसकी, कैपिटल अकाउंट की, कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्या, इट रिफ्लेक्ट्स द नेट चेंज इन द नेशंस एसेट एंड लायबिलिटीज ओवर अ स्पेसिफिक टाइम। हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना है, जिसमें हम एफडीआई और एफपीआई की बात करते हैं, लोन हमारा कितना है, उसके साथ साथ जो बैंकिंग कैपिटल मींस एनआरआई डिपॉजिट्स हैं वो यहाँ पर कितने हैं, ठीक है। तो ये सारा आपके किस में आ जाता है, कैपिटल अकाउंट में आ जाता है, मतलब आपने कितना बोरो किया है, एफडीआई कितना आ रहा है, वो सारी चीजें आपकी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये बड़ा फंड है ना, कैपिटल बड़ा, तो इसलिए यहाँ पर ये आ जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पर क्लियर होगा। तो चलिए एक बार हम और बात कर लेते हैं ट्रेड डेफिसिट की, जहां पर इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यहाँ पर जब हम, इसलिए क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, ठीक है। द रिजल्ट इज नेगेटिव तो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, अगर रिजल्ट आपका पॉजिटिव है तो आपका ट्रेड सरप्लस में हो रहा है। ओके एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर गिवन है कि आपका एक्सपोर्ट अगर $500 बिलियन का हो रहा है और इंपोर्ट हमारा $700 बिलियन है इंपोर्ट, सो ये आपका क्या शो कर रहा है, ट्रेड डेफिसिट, मतलब 200 बिलियन का यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब ट्रेड डेफिसिट की फैक्टर क्या क्या आ जाते हैं, कॉजेस क्या क्या है, क्यों होता है ट्रेड डेफिसिट, चीज़ों की हाई, हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड का इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मशीन्स हैं, ये सब जो हम इंपोर्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट आपका ट्रेड डेफिसिट होता है। वीक ग्रोथ, यहाँ पर जो ग्रोथ है कंपेयर टू, मतलब जितना हम मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा नहीं हो रही, बिकॉज ऑफ दैट हमारा इंपोर्ट कम है। डोमेस्टिक डिमांड बढ़ना, किसी भी चीज़ की जो फॉरेन गुड्स है उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ना, उससे भी क्या होता है, आपका ट्रेड डेफिसिट होता है। और करेंसी एप्रिसिएशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर हियर, ऑल राइट। बट यहाँ पर आपको ट्रेड डेफिसिट के कभी कभी पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल हम जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उसे एक्सेस कर पाते हैं, कंज्यूमर की चॉइसेस यहाँ पर और ज़्यादा, मतलब ये क्या शो कर रहा है कि कंज्यूमर की चॉइस यहाँ पर बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स भी अवेलेबल होते हैं। नेगेटिव यहाँ पर ये होता है आपका कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उस पर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, करेंसी आपकी डेप्रिशिएट होती है, एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी और फॉरेन डेट हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। अब इंडिया में ट्रेड डेफिसिट किस किस सेक्टर में है, मेजर आइटम्स में, हमारा आईटी, हम एक्सपोर्ट में है ये आपका, ठीक है, हम ये आइटम जो है एक्सपोर्ट करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हम क्रूड ऑयल हम परचेज करते हैं, लेकिन पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। इस आर्टिकल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी जो हमारा पेट्रोलियम जो एक्सपोर्ट है, ड्यू टू हाई शिपमेंट इन सिंगापुर, चाइना, यूके, तंजानिया, बांग्लादेश, जर्मनी, साउथ अफ्रीका अमंग अदर्स, यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अब हम इंपोर्ट क्या करते हैं, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड, मशीन्स, केमिकल्स, ये सब सारी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने यहाँ पर देख लिया कि सारी चीजें क्या होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम आगे बात करते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है 2070 यूपीएससी का ये क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हैव अकर्ड इन द इंडिया आफ्टर इट्स लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। यू आर हैविंग फोर स्टेटमेंट हियर, share of agriculture in GDP increased enormously, share of India's export in the world trade increased, FDI inflow increased and India's foreign exchange reserve increased enormously। आप लोगों को ये कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। अगेन 2014 में भी इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन था, विथ रेफरेंस टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट टू द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आपका क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन एसेट्स, ठीक है, करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, ऑल राइट। सो बैलेंस ऑफ इनविजिबल स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, अभी हमने देखा था जो फॉरेन एसेट्स होते हैं लाइक एफडीआई एफपीआई की बात करते हैं, ये कैपिटल अकाउंट में होता है, तो जहां जहां सेकंड है तो पहले तो आप इसे रिमूव कर दीजिए। उसके बाद इनविजिबल्स की अभी हमने बात की थी, ये आपका करंट अकाउंट में ही होता है, सो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन सी 1 और 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएस ईरान रीच एग्रीमेंट टू एंड वॉर, रीओपन हॉर्मुज स्ट्रेट। ओके सो बेसिकली अभी यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो फर्स्ट पैरा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, द यूएस एंड ईरान हैव रीच्ड अ प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट टू एंड द वॉर, लिफ्ट ब्लॉकेड्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड गल्फ ऑफ ओमन एंड लॉन्च substantive negotiations on Tehran's nuclear program and Western sanctions, and the two countries announced on Monday। मंडे को यहाँ पर ये आपका एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें यूएस और ईरान ने इस वॉर को खत्म किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ ऑफ ओमन में जो आपका ब्लॉकेड लगा था उसे भी लिफ्ट कर दिया गया, हटा दिया गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस डील को वेलकम किया है और एक्सप्रेस किया है कि हमारी जो स्टेबिलिटी होगी इस रीजन में और ज्यादा इनहेंस होगी। ओके चलिए
नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया एंड स्लोवाकिया एक्सपेंडेड बायलैटरल टाइज विद अ स्लीव ऑफ MOUs। आप लोगों को जैसा पता है यहाँ पर G7 की क्या होने वाली है, समिट होने वाली है। इसी के तहत हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो फ्रांस गए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो विजिट है वो आपकी सॉरी ये समिट आपकी फ्रांस में होने वाली है। उसी के तहत आपकी यहाँ पर कुछ बायलैटरल मीटिंग्स भी हो रही हैं। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर इंडिया और फ्रांस के बारे में फिर से, और इंडिया स्लोवाकिया के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि बेसिकली यहाँ पर बात किया गया कि जो हमारा बायलैटरल टाइज है MOU साइन हुआ है। MOU में क्या क्या चीजें आपकी डिफेंस, देखिए ज्यादातर चीजों में आपको सिमिलैरिटीज ही मिलेंगी। डिफेंस है हमारा, उसके साथ साथ यहाँ पर लेबर मोबिलिटी, अगर हम बात करते हैं लेबर मोबिलिटी, उसके बाद आपका आ जाता है एजुकेशन, हेल्थ, ओके। डिजिटल टेक की हमने बात की कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में भी हमें क्या करना है, यहाँ पर एनहेंसमेंट करनी है। ऑफिशियल ब्रांडिंग की यहाँ पर बात की। उसके साथ साथ टेररिज्म के अगेंस्ट में यहाँ पर क्या हमें करना है, तो टेररिज्म के अगेंस्ट में यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाएंगे, जॉइंट वर्किंग ग्रुप, ओके, ऑन टेररिज्म, जिसमें यहाँ पर स्ट्रांगली जितने भी आपके, जैसे आप सभी को पता है कि अप्रैल 2025 में फलगाम में अटैक हुआ था, तो बेसिकली यहाँ पर ये कहा जा रहा है एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप होगा आपका टेररिज्म के रिलेटेड, जिसमें हम टेररिज्म को भी काउंटर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है रेजिस्टेंस रिन्यूएबल एंड द फ्यूचर ऑफ द इंडिया ब्लॉक। देखिए आपको इस आर्टिकल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा आपको जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं वो मिलेंगे जो हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। तो सबसे पहले हम देखिए जो कोर आर्ग्यूमेंट है इस आर्टिकल का, और इसमें बहुत सारे कुछ आपको मूवमेंट्स के बारे में बताया गया है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से कितने मूवमेंट हुए थे, क्या सारी चीजें थी, वो था। अगर हम इस आर्टिकल का कोर आर्ग्यूमेंट देखते हैं, आप सभी को पता होगा एक इंडिया ब्लॉक है इस टाइम पर। बेसिकली एक इसमें इसका ब्रीफ मैं आपको ये बताऊं, इंडिया ब्लॉक है, और आज के टाइम पे जो हमारी बीजेपी पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, ये कहा जा रहा है कि अगर अभी हमने इसको मतलब कि काउंटर नहीं किया तो आने वाले टाइम पर ये आपका वन पार्टी वन नेशन ना बन जाए, मतलब चीजें जो है इंडिया में वन नेशन वन पार्टी वाला ना रह जाए, तो इस चीज को हमें रिजॉल्व करना है। सो कोर आर्ग्यूमेंट यहाँ पर ये कहा गया है कि इंडिया इज फेसिंग वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, आइडियोलॉजिकल मेजोरिटेनिज्म, प्रेशर ऑन डिसेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, ठीक है, इसमें ये कहा गया है। अगर हम बात करते हैं पहले के टाइम पर कांग्रेस एंड फ्रीडम स्ट्रगल अ लीगेसी ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें बात की गई। आर्टिकल्स इसमें रिकॉल करता है कि किस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर मास मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए मास मूवमेंट को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया था। 1921 में आपका क्या होता है, अहमदाबाद सेशन होता है, जिसमें अर्ली स्वराज मतलब पूर्ण स्वराज में डिमांड आपकी की गई थी। 1927 में मद्रास सेशन होता है, जिसमें रेजोल्यूशन हुआ था सपोर्टिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। देन 1929 में आपका लाहौर सेशन होता है, इसमें भी हमारा जो गोल था ऑफिशियली हमने क्या किया था, जो पूर्ण स्वराज का हमारा गोल था उसे हमने अडॉप्ट किया था। अब इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजिकल स्ट्रीम की बात करते हैं, तो इसमें आपके कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, अंबेडकर मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इन सारों का पूरा यहाँ पर आपका योगदान था। बट उसके बाद अब हम बात करते हैं इस आर्टिकल में फार्मर मूवमेंट की बात की गई है। फार्मर मूवमेंट क्या है, अब देखिए आप सभी को पता होगा इसमें जब यहाँ पर बीजेपी जब से आई है उसके बाद यहाँ पर फार्मर्स के लिए 3 लॉज लेकर आए गए, ठीक है। यहाँ पर NTCA मूवमेंट आपका चला, स्टूडेंट मूवमेंट भी यहाँ पर चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर की गई, किसके द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब क्या क्या सारी चीजें हुई उसके बारे में बताया गया। तो फार्मर मूवमेंट यहाँ पर 2020 एंड 21 में हुआ था बेसिकली। अब इसमें हमारे लिए क्या हो जाता है कि रोल ऑफ सोशल मूवमेंट इन डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी में सोशल मूवमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। फेडरलिज्म और एग्रीरियन पॉलिटिक्स, सिविल सोसाइटी मोबिलाइजेशन हमें देखने को यहाँ पर मिला है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि शाहीन बाग में NTCA मूवमेंट चला था, जिसमें प्रोटेस्ट किया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को, जिसमें बेसिकली आपके सिग्निफिकेंटली वुमेन एंड जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसको मूवमेंट किया था। तो शाहीन बाग में ये बहुत ही पीसफुल मूवमेंट था। तो ये राइट टू प्रोटेस्ट अंडर डेमोक्रेसी ये हमें बताता है, ठीक है। यहाँ पर सिटीजनशिप डिबेट और
कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है हमारी। अब आपका एक स्टूडेंट मूवमेंट भी यहाँ पर चला था, इस आर्टिकल में मेंशन हुआ था कि जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और यूथ एक्टिविज्म है आपकी, यूथ एक्टिविज्म, उनका क्या क्या है। तो इस टाइम पे आपका जो मेन कंसर्न क्या चल रहा है, एजुकेशन क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्जामिनेशन इशू, इतने ज्यादा यहाँ पर पेपर लीक्स हो रहे हैं। ओके, अकाउंटेबिलिटी इन द इंस्टीट्यूशन, अगर पेपर हो भी रहे हैं तो उसमें अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो यूथ का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टूडेंट यूनियन इन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आपको पता ही होगा, जिसमें यहाँ पर हमने अपोजिशन का ये यहाँ पर यात्रा था। बेसिकली इसमें जो पब्लिक इश्यूज हैं उनसे रिकनेक्ट करने की बात बेसिकली की गई थी। सो क्रिएटिंग आइडियोलॉजिकल मोमेंट फॉर द इंडियन अलायंस यहाँ पर। फाइन, तो ये बेसिकली इसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक को नीड है कि कांग्रेस के साथ अलायंस करके यहाँ पर आपका जो अपोजिशन होना चाहिए इस टाइम पर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब कुछ यहाँ पर चीजों को हाईलाइट किया गया है इस आर्टिकल में कि इस टाइम पर जो है हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है वो वीक हो रहे हैं, जो पावर है वो कॉन्सेंट्रेट होती जा रही है, कम्युनल पॉलिटिक्स आपको ज्यादा दिखाई दे रही होगी, जो आपके इलेक्टोरल मैनिपुलेशंस के जो कंसर्न्स है ना, लाइक ईवीएम मशीन का सारी चीजें का ये देखने को हो रहा होगा। उसके साथ जितने भी हमारे जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन्हें अगर वो आवाज उठाते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, उनकी जो वॉइस है उसे सप्रेस किया जाता है। सो दिस आर्टिकल आर्ग्यूज दैट द रेजिस्टेंस शुड बी ब्रॉड बेस्ड, डेमोक्रेटिक, पीसफुली एंड सोशली इंक्लूसिव होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी ड्राइव्स इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस। ठीक है, अब बेसिकली इस आर्टिकल में आप सभी को कोर आइडिया पता ही होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने ये कहा कि इंडिया फ्रांस के जो टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन में हमें स्ट्रेंथन लाना होगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स की बात की गई है कि कहाँ कहाँ हमें पार्टनरशिप की नीड है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स, हेल्थ टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन एंड रिसर्च है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इसमें मेंशन किए गए हैं इस आर्टिकल में। पहला क्या था आपका, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026। इसमें टू लीडर्स ने जॉइंटली इस चीज को इनोग्रेट किया है इन 2026। इसका एम क्या है इस इनोवेशन का, कि हमें जितने भी स्टार्टअप्स हैं, रिसर्च कोलैबोरेशंस हैं, वेन्यू कैपिटल पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज है, इस चीज को हम प्रमोट करेंगे। सेकंड इवेंट आपका हुआ था भारत इनोवेट्स इवेंट, इन फ्रांस में ही ये इवेंट हुआ है आपका। सो बेसिकली इसमें ये कहा गया कि जितने भी इंडियन स्टार्टअप्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उन्हें हम एक साथ लेकर आएंगे। तो हमारा इसमें बेसिकली एम है कि हम जो इनोवेशन लेड कॉपरेशन और इंडिया और फ्रांस का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इसे और ज्यादा डीप करेंगे। नेक्स्ट आपका समिट होता है विवा टेक समिट, पेरिस में होता है, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके, और इसमें भी यही इंडिया के जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है और एआई का एम्बिशन है उसे यहाँ पर क्या किया गया था, आपका हाईलाइट किया गया था। अब कुछ न्यू पिलर्स की बात की गई है कि इसमें क्या क्या है। सो फ्रांस की स्ट्रेंथ किस एरिया में है, एरोस्पेस, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, एआई, डिजिटल टेक, हेल्थ केयर, ग्रीन टेक्नोलॉजी। और इंडिया की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप एंड इनोवेशन, फ्रूगल इनोवेशन, लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड स्किल टैलेंटेड पूल हमें देखने को मिलता है। तो अगर ये दोनों चीजें साथ में आ जाती हैं तो आप सभी को पता होगा कितना ज्यादा फायदा होगा। फिर हम बात करते हैं डिफेंस एंड स्पेस कॉपरेशन की, जिसमें हमने बात की है कि को डिजाइन एंड को प्रोडक्शन किया जाएगा डिफेंस प्रोग्राम में, स्मॉलर मॉड्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर, सैटेलाइट का डेवलपमेंट और ह्यूमन फाइट प्रोग्राम भी इसमें हम लेकर आएंगे। अगर अब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, लाइक अफ्रीका और ग्लोबल साउथ की, तो इंडिया फ्रांस ने ये कहा कि हम कॉपरेट करेंगे स्पेशली इन अफ्रीका फॉर द डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हेल्थ केयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर और जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में भी। ठीक है, बिकॉज जो ग्लोबल कंसर्न है आज के टाइम पर, फॉर एग्जांपल ईरान का जो टेंशन चल रहा है, यूक्रेन कन्फ्लिक्ट आपका कंटिन्यूसली यहाँ पर चल ही रहा है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है, इसका जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है वो हमारी डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग नेशंस पर, स्पेशली ग्लोबल साउथ पर ज्यादा हो रहा है। फिर यहाँ पर G7 और D10 का डिबेट हुआ है, फ्रांस में अभी करेंटली चेयर कर रहा है G7 को एंड विल होस्ट द G7 समिट इन एवियन। ये जून आपका 15 अभी स्टार्ट हो चुका है। इंडिया ने इससे पार्टिसिपेट किया है, जो एक क्या करता है, आपका जियो पॉलिटिकल टर्ब्यूलेंस प्रोवाइड करता है।
ठीक है। सो बोथ इंडिया एंड फ्रांस सपोर्ट मल्टीपोलैरिटी, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड अ रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर हियर। ओके, आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर पूरा क्लियर होगा। सो देखिए, आज के न्यूज़पेपर में सच ऐसा कुछ भी था नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स थे हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया। बट स्टिल इफ यू फील लाइक देयर इज समथिंग एल्स वी शुड बी इंक्लूडेड हियर, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।